स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी हम चैप्टर 1.2 के सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे इस चैप्टर से, तो उसी को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टार्ट करने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इसमें क्लास 10 का पूरा कंप्लीट मैथ कोर्स कराने वाले हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, हमने आपको कल की डेट में एक फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले के ऊपर हम क्वेश्चन को लेने वाले हैं। यदि HCF 120 और 225 का 15 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है कि 120 और 225 का HCF जो है 120 और 225 का HCF हमें दे दिया गया है। HCF हमें दिया गया है 15। तो हमें एलसीएम बताना है कि इसकी एलसीएम क्या होगी। तो एक तो आप नॉर्मली इसे सॉल्व करके भी एलसीएम निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने एक आपको फॉर्मूला भी बताया था इसका, कि फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का, आप इस फॉर्मूले को नोट कर ले, इसी से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के, एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। ये हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, प्रूफ करके दिखाया भी था। तो हमें एचसीएफ दे दिया गया है, दोनों संख्याएं दे दी गई हैं, तो एलसीएम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे दोनों संख्याएं क्या हैं, 120 और 225 दिया गया है, इनका गुणनफल जो है ये बराबर होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एचसीएफ आपका 15 दिया गया है और एलसीएम हमें पता नहीं है, तो एलसीएम ही हमें निकालना है। अब क्या करना होगा, एलसीएम की वैल्यू जो आएगी यहां से, आप इसे लिख सकते हैं 120 गुणे 225 और बटे 15। 15 एकम 15 और 15 अठी 120 हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू जो होगा आपका वो होगा 8 गुणे 225। ठीक है, बस आपको क्या करना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना है। 8 25 40 के शून्य, 8 दूनी 16 और 4 20, हाथ लगा 2, और 8 दूनी 16 और 2 18। तो एलसीएम जो हुआ आपका वो 18 आ गया। ठीक है, हमें एलसीएम ही बताना था, बहुत सिंपल है। एलसीएम की वैल्यू जो आई वो 1800 आ गई, 1800। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, अगर नॉर्मल वैसे भी आप निकालते 120 और 225 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड करके, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो भी आपका यही आता। लेकिन वो तरीका एक गलत होता, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला दिया गया है, आपको फॉर्मूला पता है, तो आप फॉर्मूला से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, अपना तरीका वहां पे अप्लाई ना करें। ठीक है, तो ये आपका बहुत सिंपल सा तरीका था। ये पहला क्वेश्चन आज का था। बाकी अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देख लें, चैप्टर 1.2 के, और उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को भी देखें, ताकि ये सारी चीजें आप बेहतर तरीके से समझ पाए। फ्रेंड्स, आपका दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। बात आ गई समझ में। हमें 18 और 117 का जो एचसीएफ है वो एक अलग फॉर्मेट में दिया गया है। तो पहले हम 18 और 117 का एचसीएफ और एलसीएम नॉर्मली जैसे हम निकालते हैं हम निकाल लेते हैं। उसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी कहा गया कि एलसीएम भी बताना है, तो एलसीएम तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन दूसरा दो से एक अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, वो चीजें देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपका 18 और 117। तो चलिए अब इसका नॉर्मल क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लासापा और मासापा निकालना है। तो 18 को अगर आप लिखेंगे, पहले फैक्टर आप कर ले, यहाँ पे 18 हो जाएगा आपका 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। 117 को देखिए क्या है, 117 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 7 दिया गया है। 3 से ट्राई करते हैं, 3 3 9, 2 3 9 27, 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 9 हो जाएगा, और ये 3 9 27, 3 13 39 होता है, और 13 1 13 हो जाएगा। बस इसे आप प्रोडक्ट के फॉर्मेट में यहाँ लिख लीजिए। हमने क्या किया, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, अभाज्य गुणनखंड करा हमने। ठीक है, प्राइम फैक्टर करा हमने। तो 18 को अगर आप लिखेंगे तो 18 आपका दिया गया है 2 गुणे 3 गुणे 3। 117 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 13।
देखिए ये करने की जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये आपके हेल्प के लिए है कि आप इस प्रकार से पहले करके फिर उसके बाद में यहाँ लिखें, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप इसे करें, ये तो हमने समझाने के लिए आपको किया है। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इसका क्या होगा, इसकी एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम मतलब कि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हमें इन सभी के गुणज को लेना है। 2 3 एक भी आपका मल्टीपल छूटना नहीं चाहिए, सभी को लेना है। जो 2 बार दिया गया है उसे 1 बार हम लेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो 3 आपका यहाँ दिया गया है, 3 यहाँ पर भी दिया गया है, तो 3 को आप लिख लीजिए। 1 3 यहाँ दिया गया है, 1 3 यहाँ दिया गया है। मतलब कॉमन हम देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, पहले हम कॉमन वाले को लिखेंगे, फिर जो कॉमन नहीं होगा उसे भी हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ पर दिया गया लेकिन 2 यहाँ कहीं नहीं दिया, तो 2 को भी लिख लें। 13 की बात करें तो 13 केवल यहाँ दिया गया है और कहीं नहीं, तो आप 13 भी लिख सकते हैं। लिखने का फॉर्मेट तो ये सही नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं। 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18 और गुणे 13 हो जाएगा। 18 3 54, हाथ लगा 5, 18 1 18 और 5 23। तो एलसीएम जो आया इसका वो आ गया आपका 234। तो दूसरा उसी में आपका पूछा गया है कि 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, तो ये दूसरा आंसर आपका आ गया, ठीक है। दूसरे का आंसर 234 आ गया। अब एचसीएफ हम निकालते हैं। एचसीएफ क्या होगा आपका, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमें इसके बड़े से बड़े फैक्टर को जो कॉमन है उसी को केवल लेना है और किसी नंबर को, किसी फैक्टर को नहीं लेना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका 2 गुणे 3, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। 2 गुणे 3 यही तो लिखा गया है, 3 गुणे 3 गुणे 13। तो हमें ऐसे फैक्टर को लेना है जो कि हाईएस्ट हो और कॉमन भी हो। तो आप अगर देखेंगे तो 3 यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, 3 ले लीजिए। 1 3 यहाँ पे है, 1 3 यहाँ पे, इसे ले लीजिए। बस 13 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, 13 को लेंगे नहीं। 2 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, तो 2 नहीं लेंगे, ठीक है। मतलब दोनों में कॉमन हो ऐसे फैक्टर को ही केवल लेना है। तो 3 त्रिक का 9, एचसीएफ आपका जो निकला वो आपका निकला 9, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि एचसीएफ का जो फॉर्मेट आपके बुक में दिया गया है वो एक अलग फॉर्मेट है। एचसीएफ जो फॉर्मेट दिया गया है वो आपका एक अलग फॉर्मेट में 18m-117, 18m-117 आपका दिया गया है। ये एचसीएफ है 18 और 117 का आपके बुक में जो दिया गया है, लेकिन हमने जो निकाला वो 9 निकला है। बात आई समझ में, आपका 9 निकला है। हमें m की वैल्यू यहां से बतानी, m की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, 18m को अगर आप लिखेंगे तो हो जाएगा 9 + 117। 18m का जो मान आएगा वो आएगा 126। 117 और 9 कितना होगा, 126। तो m की वैल्यू हो जाएगी 126/18। 18 8 कितना होता है, 18 5 90, 18 छक्का 108, 18 8 126। तो m की जो वैल्यू होगी वो m की वैल्यू 8 आ जाएगी। हमें m की वैल्यू बतानी थी और दूसरा जो दिया गया था वो एलसीएम बताना था। तो दूसरा आंसर तो ये है और पहला आंसर ये है। दो इस क्वेश्चन में 2 आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब इसी पे एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन वीडियो पॉज करके नोट कर लें, और ये बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे तो 3 नंबर 4 नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है हमें, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 + 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 3 ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, हमें ये चीजें बतानी है। अगला क्वेश्चन है, हमें कुछ प्रोडक्ट में नंबर दे दिए गए हैं और बताना है कि वो भाज्य संख्याएं क्यों हैं, एक कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। हम सभी को पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यानी कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या हैं। ये चीजें हमें बहुत बेहतर तरीके से पता है। नहीं पता है तो फिर भी आप देख लीजिएगा। भाज्य संख्याएं मतलब क्या होती हैं, जो कि डिविजिबल हों कई सारे नंबर से, ठीक है, डिविजिबल हों, उनके कई सारे फैक्टर हों। और अभाज्य संख्याएं मतलब जो डिविजिबल ना हो, जिनके फैक्टर ना हो। दूसरे लैंग्वेज में समझिएगा, अभाज्य संख्याएं केवल और केवल खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं, और वहीं पे भाज्य संख्याएं उनके कई सारे फैक्टर होते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है।
क्वेश्चन दिया गया है आपका एक 7 गुणे 13 गुणे 11 धन 11, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 3। प्रूव करना ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हमने इन्हें सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में हमें कुछ ऐसा नंबर मिला जिनका हम फैक्टर कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल बात है कि वो सारे नंबर्स क्या होंगे, ये पूरा का पूरा भाज्य हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और अगर हमने फैक्टर करा और फैक्टर नहीं हुआ उसका, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगी। बात आ गई समझ में। तो पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व जब आप करेंगे तो ये क्या होगा, 11 सते 77, ठीक है, 77 गुणे 13 आप करिए। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 गुणे 13, 3 सते 21, 3 सते 21 और 2 23 हो जाएगा और ये 77 हो जाएगा, यानी कि 1 7 3 10, 7 9 1 10। आपका ये होगा 1001 और धन 11 हो जाएगा, 11 यहाँ पर भी दिया गया है। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1012, क्या होगा 1012। अब जैसे ही आपने 1012 देखा, आपने तुरंत आइडिया आया होगा कि 1012 का तो हम फैक्टर कर सकते हैं, 1012 को तो हम फैक्टर कर सकते हैं 1012 का। जैसे 1012 दिया गया है, आप देखेंगे तो 2 पच्चे 10 होगा, 0 2 छक 12, 5 तो 6 हुआ, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 3 6। अब ये किससे कटेगा, 3 एक्म 3, 3 पच्चे 15, 3 एक्म 3, 151। मतलब जो भी आपका आएगा फैक्टर करने पे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम इसका फैक्टर कर पा रहे हैं, इसका गुणनखंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि 1012 जो है अगर फैक्टर हो रहा है तो ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर का ही फैक्टर होता है, भाज्य संख्या का ही फैक्टर होता है। तो आप सिंपल सा इसे क्या लिखेंगे, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि हम 1012 का कुछ भी आप लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, आप बस ऐसे लिख दीजिए। अब इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 को आप देखेंगे तो 5 चौक 20 होगा, 3 दूनी 6 एक्म 6, 20 छक्का 120 तो 7 छक 42, तो ये हो जाएगा 42 गुणे 120 और धन 3 हो जाएगा। आपको सिंप्लीफिकेशन इस प्रकार से करना है कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। हमने देखा कि 5 चौक का 20 हो रहा है और 3 दूनी 6 हो रहा है, तो 20 छक्का 120 हो गया और 7 छक 42 हो गया, सिंपल। अब 42 गुणे 120 करिए आप, तो 120 गुणे 42 करेंगे, 2 शून्य शून्य होगा, 2 दूनी 4, 2 एक्म 2, 4 शून्य शून्य, 4 दूनी 8, 4 एक्म 4, 0 4 8 2 10, 4 1 5। ये आपका आया 5040 धन 3, तो ये होगा 5043। अब ये जो 5043 आया है, 5043 को चेक करना है। अगर ये फैक्टर हो जा रहा है तो प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, और फैक्टर नहीं हो रहा है तो प्राइम नंबर है। तो 5043 का जब आप फैक्टर करेंगे तो ये किससे कट रहा है, 3 से चेक करें, 3 से क्या कटेगा या नहीं कटेगा, 3 एक्म 3, 2 बचा 3 छक 18 हुआ, 2 3 8 24 और 3 एक्म 3। अब इसे चेक कर लीजिए किससे कट रहा है या नहीं कट रहा है, मतलब जो भी होगा कटेगा किसी न किसी से। 1681 है, तो मतलब इसका भी हम फैक्टर कर सकते हैं, 5043 का भी फैक्टर हम कर सकते हैं। तो सिंपल इसका भी यही करना है, या एक भाज्य संख्या है क्योंकि हम इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। बस सिंपल ये आपका क्वेश्चन प्रूव हुआ, इसमें कुछ भी नहीं करना था। बात आई समझ में। फ्रेंड्स, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 2 से अधिक हमने क्यों कहा, क्योंकि प्राइम नंबर के एग्जैक्ट 2 फैक्टर ही केवल होते हैं
और कंपोजिट नंबर के 2 फैक्टर से अधिक फैक्टर होते हैं, गुणनखंड अधिक होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को ही हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो एक फैक्टर तो ये हो गया। अब मान लीजिए इसका फैक्टर होता भी नहीं है तो इसका तो एक फैक्टर ये खुद हो जाएगा और 1681 हो जाएगा, मतलब इसके टोटल 3 फैक्टर हो गए। तो 3 फैक्टर हो गए यानी कि क्या 2 से अधिक हो गए, तो ये आपका एक कंपोजिट नंबर में आएगा, भाज्य संख्या में आएगा। और जैसे अगर हम 13 की बात करें तो 13 आपका एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इसका जो फैक्टर वो केवल 1 और 13 है। बात आई समझ में? तो ये सारी बहुत बेसिक बातें हैं। आज आपका चैप्टर ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर 1.3। हर चैप्टर का पहले हम इंट्रोडक्शन आपको बताते हैं और फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को आप जरूर देखा करें, ठीक है। आज की डेट का वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।